very old friend, the most courageous Kisan leader I've ever known, Mr. Kishore Tiwari. At the moment with you, Uddhav Thackeray Sena. Kishore Tiwari ji, namaskar. अरे राजू जी नमस्कार. How are you, sir? How are you? लगाया करो दाढ़ी में. अरे बहुत लड़कियां प्यार करती है तुमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सर दाढ़ी ठीक है सर, मेरी दाढ़ी ठीक है, दाढ़ी में ठीक है सर. I stay out of trouble if I have a beard. मतलब मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती दाढ़ी के साथ. I'm fine. तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर. फैंटास्टिक, ग्रेट परफॉर्मेंस. क्या मैं बताऊँ क्या, ये धनुष बाण और मशाल में, मशाल बहुत छोटी थी और हम साला वो सिंबल पेनिट्रेट नहीं कर पाए जी, और इतनी ग्रेविटी समझे नहीं थे, तो हमारे 5 चीटें फंस गई जाकर उसमें. और उधर शरद पवार जी के भी वो पुंगी और तुतारी थी वहाँ, हाँ, जिसको निपानी कहते, तो वो बुरी तरह फंसे. By the way, before we move forward, congratulations to you. I just saw your Facebook post. आपकी नाती का मुंडन था कल शायद, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. Congratulations to you. आपको शुभकामनाएं सर. अरे नाती का मुंडन आज ही था. तो आज ही देखा मैंने. आज ही देखा. हाँ. और मैंने बोला सुपड़ा साफ करने के लिए आपने बोला कि क्या. हाँ, मुंडन है, मुंडन का कार्यक्रम हुआ. मुझे लगा था वहीं पे भी लिख दूं मैं कि अब की बार नाती का भी सुपड़ा साफ. तो जी आप बोल रहे थे, शरद पवार जी की बात कर रहे थे आप, बोलिए. लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ राजीव जी, पिछले जब से मोदी जी आ चुके हैं और जैसे सत्ता भी ग्रहण कर ली है और अपने नीतीश जी उनके पांव छूने लगे हैं और नायडू जी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग इसमें हैं, तो हमारे तरफ मंगलसूत्र बहुत बिकने लगे जी. और भैंसों का मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा सा पूछना कि भैंसों का भी बाजार गर्म हुआ क्या जी. लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर जी को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी की सांसदीय दल की मीटिंग कर वह सांसदों से परिचय कर ले और सांसदीय दल का नेता चुन के आ जाए. नहीं तो ऐसा हो जाए कि वो एनडीए का तो नेता रहे लेकिन सांसदीय दल से उनके खिलाफ आवाज उठने लग जाए. वैसे मुझे तो मालूम पड़ा है कि 80 के ऊपर सांसद उनको नहीं बनाने के मूड में थे, लेकिन ये भैया तो एनडीए की सिग्नेचर लेके दे दिया, उस सिग्नेचर पे ही बना दिया. बाद में उस पर बवाल उठा तो डायरेक्ट एनडीए के सांसदीय दल का मीटिंग बुलाई और जोर से मोदी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया. तो ये सब अनफॉर्चुनेट डेवलपमेट है. But Tiwari साहब, do you see Modi 3.0 will be full of compromises? Modi 3.0 will have a different perspective. Agnipath, Agniveer, जाति जनगणना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, NRC, ये मुद्दे पर क्या मोदी जी क्लाइम डाउन करेंगे? ही विल बी सॉफ्ट, डिफरेंट. तिवारी साहब नहीं, अभी वो उसका तो अलॉटमेंट भी हो गया. हाँ, वो टोल वाले को टोल ही दिया, ईडी सीबीआई वाले को ईडी सीबीआई का डिपार्टमेंट दिया जी. और कुछ ज्यादा तो बदला ही नहीं ना. अभी कहाँ बदला. हाँ, ये तो जितने बाहर के लिए थे उनको खेल कूद मंत्रालय, तो किसी को हैवी इंडस्ट्री वगैरह दे दिया. वो कुछ नहीं था, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री. तो एनडीए के अलाइंस को तो कुछ दिया नहीं. कोर डिपार्टमेंट मोदी जी ने अपने पास ही रखा. नौकरशाह और सेल्समैन के पास उन्होंने अपना भविष्य रखा है. तो नौकरशाह और सेल्समैन यानी जिन्होंने सेल्समैन बोल के करियर चालू किया, ऐसी हमारी वित्त मंत्री मोदिया, उनका भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ. तो 10 साल में जो विफलताएं मिली
वो विफलताएं आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मैं खुद चाहता हूं कि मोदी जी ने अभी जो पैसेज लिया है आरएसएस से कि भाई मैं 75 साल का हो जाऊंगा और उसके बाद मैं स्टेप डाउन होऊंगा, तो 75 साल के स्टेप डाउन होने के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी में कोर इश्यूज को एड्रेस करने का समय मिलेगा। अभी क्या हुआ, आप चुनाव में वो क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी खुद की 90 सीटें कम आई और उनको बढ़कर सीटें मिली वो उड़ीसा से, और उड़ीसा ऐसा प्रांत रहा कि उनको वहां पर थोड़ा गेन हो गया। अगर वो 20 सीटें कम आ जाती तो फिर तो पूरा बट्टाढार था। और ग्रामीण क्षेत्र में जब उनको वोट नहीं मिले तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है। और जहां राम का जादू चला वहां तो चला ही। बम्बई में भी मैंने देखा कि नॉर्थ इंडियन लोग थे, वो राम के लाने पे बड़े खुश थे। तो ऐसा है कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं। अब देखो महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र की चिंता ही नहीं उनको। महाराष्ट्र में आप देखो कि वो एनसीपी पार्टी को उन्होंने बोला कि अभी राज्यसभा के चुनाव हो जान दो, बाद में तुमको देखूंगा। उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे को तो लिटरली हुकआउट किया। अगर महाराष्ट्र में भी आप देखते तो एकनाथ शिंदे को एक राज्य मंत्री पद दिया, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनो तो 7 सीटों पर उनको एक दिया राज्य मंत्री पद, और ये पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, इन सब लोगों को, और खड़से जी है, हमारे मावल साहब है, इनको सबको दिया। तो मैं नहीं देखता कि महाराष्ट्र पे उनका अभी भी फोकस है। मोदी जी चाहते हैं कि मैं उद्धव जी को एक पैसेज दे दूं, उद्धव जी महाराष्ट्र में सत्ता पे आ जाए, मैं फिर उनसे अप्रोच करके एनडीए में ले लूंगा। वो ऐसा भी कर सकते कि एक ना ऐसा होगा क्या? कह सकते कि आप जाके वापस चले जाओ हाथ पैर जोड़ के। तो मोदी जी को महाराष्ट्र में कोई पैरेलल नेतृत्व तैयार हो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन पुरानी शराब नए बोतल में आने तरीका ये एनडीए 3 है। ये एनडीए 3 नहीं है, मोदी 3 नहीं है, ये एनडीए 1 है जो कुबड़ियों के सहारे है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुबड़ियां उनकी बैसाखियां जो है वो बैसाखियों क्या, मुझे लगता नहीं कि कोई बैसाखी खींच लेंगे। अब जब तक आरएसएस इस प्रकार के कल्चर का विरोध नहीं करता तब तक, देखो मोदी जी ने तो हिंदू मुसलमान वगैरह सब करके देख लिया था, लेकिन कुछ ज्यादा जादू चला नहीं। हाँ देखो ना, अभी पोलराइजेशन कहाँ होना था, एक तो यूपी में होना था और बंगाल में होना था, तो वहां तो हुआ नहीं। ऊपर से बीजेपी को लोग नकार रहे थे, ये वो समझते क्यों नहीं। महाराष्ट्र में भी आप देखो उनके पास 24 थे, 24 के यानी नवनीत राणा उनके तरफ से ही थी ना, तो 24 के आप 9 रह गए। अब कैसा होता है कि एकनाथ शिंदे का तो स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहा ना, और हम तो कहीं नहीं थे, हमें तो पूरा बेदखल कर दिया था। अब कांग्रेस 1 से 13 हो गई है, 13 का को 14 पकड़ लो ना, विशाल पाटिल भी उनके पास ही है, तो 14 है जी। हाँ, तो कैसा है कि अब सामने से दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी की राज्य सरकार बन रही है, सामने से दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अब 5 साल का नेतृत्व करेंगे। मेरे तरीके एक्टिविस्ट ने तो फोकस करना चाहिए कि 5 गारंटी जो कांग्रेस की है वो मोदी जी को दिलवाने के लिए फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र की सरकार हमारी बनेगी तो ये 5 गारंटी देंगी, ये बात करनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे ने अपनी एक लकीर खींची है ना, उद्धव ठाकरे ने इस वक्त आपने देखा दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने उनको भर भर के वोट दिया जी, दिया। और ये जो चीज थी, ये चीज पहली बार शिवसेना के साथ हुई ना, और उद्धव ठाकरे की प्रतिभा एक अलग तरीके से आई है। एक सामंजस्य की भूमिका में
वो महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। किशोर तिवारी अब जी, मुझे मालूम है आपको जाना है, लेकिन फिर भी एक सवाल सर, 72 मैं बैठूंगा सर। अरे राजू जी जी, मैं तुम्हारे सब जवाब के जवाब दूंगा। मुझे जाना था तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वो गोदी मीडिया को मैंने कैंसिल कर दिया। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी पार्टी आजकल कहती है इधर मत जाओ उधर मत जाओ। तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाँ। 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया कल 1 जून को, क्या है 9 जून को सॉरी, और उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है सर। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है पूरे देश में, नॉट वन मुस्लिम सर, ये क्या है? सबसे ज्यादा मुस्लिम चुन के भी आए इस वक्त। चलो ठीक है ना। अब मैं एक बात बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान कब तक करोगे? अब आप 20 करोड़ बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि भारत की आबादी करीबन 150 करोड़ होने को जा रही है। 153 हो गई है सर, अकॉर्डिंग टू वन अनऑफिशियल एस्टिमेट बाय अ यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, 153 करोड़। सर बोलिए। 153, और इसमें अराउंड 35 टू 40 करोड़ मुस्लिम आबादी हो चुकी है जी। और मुझे बताइए ये 35 करोड़ या 40 करोड़ लोगों को क्या आप पाकिस्तान भेजेंगे या बांग्लादेश भेजेंगे? बांग्लादेश में तो अपने जो बिहारी भाई गए थे उनके क्या हाल है। हाँ देखो ना, अभी कैसा है कि अब ये तो तय हो चुका है कि भारत में ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू संस्कृति को पालने वाले लोग हैं और दंगे फसाद न हो। कल एक क्रिकेट मैच भी हुआ, सवेरे उसका असर नहीं दिखा। अब मुसलमान ने जो पैसेज दिया है तो मोदी जी ने भी वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए ना। अब आपकी भैंस ले लेंगे तो वो सोना ले लेंगे तो उसको दे देंगे। अब वो हमारे चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि हम 4% आरक्षण देंगे, तो फिर वो सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में इमामों को देंगे, ये सब चीज़ें है। लेकिन मैं बहुत नज़दीक से माइनॉरिटीज़ की हालत देख रहा हूँ भारत में। उनका भी मेन स्ट्रीम में आने का प्रयत्न चालू है और इन चीज़ों से हमने बचना चाहिए और एक सौदार्य का वातावरण तैयार होना चाहिए। हम इस चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा बोलते हैं लेकिन मोदी जी खफाई बहुत हो जाती। But Tiwari sir, what you said, one thing is perfectly right, because अगर बीजेपी has to gain in Maharashtra, तो उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ रखना एब्सोल्युटली जरूरी है। बिकॉज इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपने जिस प्रकार से स्वीप कर दिया, उसमें क्लियर कट है कि 65% ऑफ मोर सीट्स आप विधानसभा में भी ले जाओगे। तो मोदी जी के आज के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ रखे। और यू फाउंड एकनाथ शिंदे सेना के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन शीर्षाट जी भी वही कहा कि अगर उद्धव जी अपने एटीट्यूड चेंज करके यहां पर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। आई मीन थिंग्स आर वर्किंग आउट दैट वे बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। तिवारी साहब। प्रदीप जी, मैं एक बात बताता हूं, ये चुनाव में लोगों ने मोदी को जो वोट दिया वो वोट केवल मोदी के लिए था और केंद्र सरकार के लिए था, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों की भर्त्सना करते हुए मुझे लोग बहुत नजर आए। तो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उनका नेतृत्व पूरा बदलना पड़ेगा, नए चेहरे लाना पड़ेगा, बहुत थिंक टैंक लोगों को लाकर बहुत सामंजस्य से काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं कि उद्धव जी अभी बीजेपी, लेकिन उद्धव जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए खुल के प्रचार किया और उद्धव जी की प्रतिमा पे अगला चुनाव लड़ा जाएगा। उद्धव जी को चुनाव में लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए थी, जो जुनून चाहिए था, जिसमें आदिवासी, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको राहत मिले,
तो महाराष्ट्र के जातीय समीकरण के अंदर बीजेपी शायद डबल डिजिट से भी नीचे रह जाएगी विधानसभा में। तो अभी बीजेपी को बहुत काम करना पड़ेगा। आप देखिए यूपी के लिए मोदी जी ने 10-12 मिनिस्टर डाल दिए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यही पीयूष गोयल, यही नितिन गडकरी कर करके क्या करेंगे? नितिन गडकरी को अगर यह कृषि मंत्री दे रहे और फाइलें डायरेक्ट मोदी जी के पास जाएगी, ना ही के सेक्रेटरी उनको साथ नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे? और मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, एक सेकंड, किशोर तिवारी जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरा गौर फरमाएं जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने एक जबरदस्त काम किया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि हम लोग पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का साथ देंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। आपको लगता नहीं है वैसे ही कुछ स्ट्रेटजी यहां पर महाराष्ट्र में एमवीए को भी अपनानी चाहिए? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सर बताएं, और फार्मर्स, किसान, सर प्लीज। देखिए, बीजेपी के पास महाराष्ट्र में नेतृत्व नहीं जी। जितने अच्छे लोग थे उनको चुनाव लड़ा के गिरा दिया। सुधीर मुनगंटीवार थे जी, पंकजा मुंडे थे जी, हाँ, ये और ओबीसी के चेहरे एकनाथ शिंदे थे, तो एकनाथ खड़से थे, उनको तो इन्होंने बीजेपी में घुसने ही नहीं दिया। जबकि एकनाथ शिंदे के वजह से साला वो रावेर और जलगांव की सीट आ गई। उसमें तो मेरा एक बहुत अच्छा उम्मीदवार जलगांव से गिर गया। हाँ, लेकिन एकनाथ खड़से साहब के वजह से बीजेपी को 2 सीटें मिल गई, और पीयूष गोयल खड़े नहीं रहते और नितिन गडकरी नहीं रहते तो विदर्भ से एक भी सीट नहीं आती। और 2 किसान नेता थे, एक रवि तुपकर, एक राजू शेट्टी, और एक हमारे यहाँ दलित नेता है बाला साहेब आम्बेडकर। इन लोगों ने हमारी 3 सीटें गिरा दी। तो बीजेपी कहीं 2-3 पे तो निपट जाती थी महाराष्ट्र में। और तो बीजेपी के खुद के पॉलिटिकल बेस पर अभी बीजेपी कहीं है नहीं। बीजेपी के जो एमएलएज है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है कि वो केवल वो फंड जो होता है ना, उसमें कमीशन खाने के सिवा वो कुछ कर नहीं रहे। और कई मतदार संघ में, कई विधानसभा के हलकों में इनके इस एमएलए के वजह से भी सांसदों को झटके पड़े हैं। जैसे यवतमाल जिले में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को बीजेपी के एमएलए ने गिरा दिया। अब क्या बताएं मैं तुमको, ऐसा होता है ना। बट तिवारी साहब, वो जो लिस्ट आपने बोले, बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के हारे, जो आपने पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा तो बोले आपने, कपिल पाटिल, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 1 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। सर तिवारी साहब, नो मराठास, अभी जरंगे पाटिल फिर वो आंदोलन पे जाने वाले हैं, तो हाउ डू यू सी दिस इज गोइंग टू फर्दर अफेक्ट द बीजेपी? कैसे आप देखते हो? जरंगा पाटिल ने ऑलरेडी बैठ गए आंदोलन पर। How is this going to affect the BJP? As you said, single digit पे हो जाएंगे खत्म अगर कुछ चेंजेस नहीं किया तो। नहीं, मैं इस बात से बहुत, इसमें ये इश्यूज जो है, कोर इश्यूज है कि मराठास बोलकर कुणबी लोगों को आप गिनते हो, और जो कुणबी है यानी मराठास के अंदर कुछ प्रगतिशील लोग हैं और 90% लोग पिछड़े हुए हैं। तो ये तो तुमने चुटकी पे कर देना था कि उनको पिछड़ों में, ओबीसी में ले लेना था, स्पेशल बैकवर्ड रिजर्वेशन भी चलाना था, लेकिन ये हुआ नहीं। बीजेपी के 10 साल में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। बीजेपी ने ये मसला सेटल नहीं किया, और अतिवंचित लोगों को भी बीजेपी से राहत नहीं मिली। तो महाराष्ट्र में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण है। जैसे अल्पसंख्यकों में जो जाति है, जैसे कसाब है, या फिर उनमें भी लोहार है, ओबीसी के अंदर सब आते हैं सर। अंसारी करीबन 18 जाति आती है। तो जैसे अंसारी हैं वगैरह वगैरह, ये भी है ना सर? आते जी, जुलाहे भी आते हैं। तो अंसारी जुलाई होते हैं।
जी हाँ अरे मैं क्या कह रहा था आपको कि आप कह रहे कि मैं आरक्षण नहीं दूंगा केंद्र में, राज्य में तो आप दे रहे। आपको ये भी मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में सब्सिडी चल ही रही थी। अब अगर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में 15% अल्पसंख्यक है, 15% आदिवासी है, 15% दलित है, तो उनको आप क्या इग्नोर करोगे? 50% के आसपास जा रहे हैं और ओबीसी से आप हो कितने परसेंट? और अगर देवेंद्र फडणवीस को पूछेंगे तो उनके परसेंटेज कितने हैं? वो 4% लोग सत्ता के सारे सारे सेंटर्स बन के बैठे हैं। और राव साहेब दानवे वगैरह ये लोग थे, ये इनको जो झटका पहुंचा वो बकवास करने से, अनवांटेड डिस्कशन करने से। और उनके ही छाती पर देवेंद्र ने ये मनोज जरांगे का आंदोलन चालू कर दिया था। मराठवाड़ा से तो बीजेपी पूरी सुपड़ा साफ हो गई। मराठवाड़ा में बीजेपी के पास अब लीडर ही कहाँ रह गए? मुझे बताइए, एक नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है कि बीजेपी उनको इंट्रोड्यूस करती है महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी का फेस सेविंग कर सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी को 6 महीने के बाद आरएसएस प्रेशराइज करेगी कि ये 75 साल के होने के बाद उनको दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे जो संकेत मिले थे कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहेंगे, जी लेकिन सबको आया था निर्मला संकेत। सीतारमन जी आपको भी आया होगा। हाँ, तो बड़ी बड़ी बात है कि मोदी जी ने उनकी टीम कंटिन्यू करी, करेक्ट, उनकी टीम कंटिन्यू करी और अंडर वैल्यू किया नितिन गडकरी को। सर इसका क्या मतलब है? सर सॉरी आई मस्ट स्टॉप यू हियर। किशोर तिवारी साहब, मुझे आपका विश्लेषण चाहिए इस पे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जिस प्रकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी वैसे ही कंटिन्यूएशन में रहेगा किशोर तिवारी साहब? मुझे लगता है कि ये अगर रहेगा कंटिन्यू तो और नेताओं को सहानुभूति मिलेगी, और नेताओं को सहानुभूति मिलेगी और विपक्ष के नेता स्ट्रांग हो जाएंगे। स्वतंत्र सेनानी सेरी के जेल में जाके आ जाएंगे। अब होता क्या है कि आर्थिक गुनहगारी में महाराष्ट्र में या देश में कन्विक्शन तो होता ही नहीं है। अब ये सब चीजें है कि कहीं सुनाई बातों पे होता क्या कभी। अब जैसे वो जेल में कौन अपने अरविंद केजरीवाल सुनी सुनाई बातों में जेल में रखे हैं और अभी ये सुन 1 रुपया नहीं मिला कहीं से सर। और हमारे वो अनिल देशमुख भी 18 महीने की कुछ ज्यादा रह गए थे सुनी सुनाई बातों में। तो अब उनके पास तो अगर यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती तो मैं बता रहा हूँ सुनी सुनाई बातों को लेकर ही अमित शाह और मोदी जी तिहाड़ जेल में आपको दिखते। लेकिन अब ऐसा हो गया, सुनी सुनाई बातें काम नहीं आई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी काम आ गई और प्रभु ही है ना वो, अब तो प्रभु बोलना पड़ेगा। श्री 1008 हो गए वो जी। और वो बायोलॉजिकल है नहीं। तो अब हम जाएंगे 300 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने जो बातें की उसको हम चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन उनके पूरे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगे और इनको मॉरल ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, सेशन साहब ने बाला साहेब ठाकरे और सुभाष देसाई की केस जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की थी वो केस के अंडर ही मोदी जी को हमें डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। जी। सोनिया गांधी जी ने आज कहा कि बीजेपी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस एंड जैसे उद्धव जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, शरद पवार साहब को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट द इंडिया अलायंस कुड मैनेज, इट गॉट टुगेदर, फॉट बैक
and reach the target of 240, 230 odd, and Congress on its own got around 100 seats. बोले that's an achievement in itself. बोले कि जो संघर्ष करना पड़ा और जो सामने ताकत इतने मजबूत थे उसके बावजूद यह हासिल करना was a great achievement. सोनिया गांधी, तिवारी साहब, अरे 15 सीट और ले लेते तो राहुल गांधी बन गए थे। अरे राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो तो हमारे तरीके मार्क्सिस्ट लोगों को और सामाजिक न्याय, अरे संपत्ति पे सबके समान अधिकार की बात कर दी, किसानों को जिंदगी देने की बात कर दी, और महिलाओं को अधिकार, संपत्ति में अधिकार देने की बात की, युवाओं को अधिकार देने की बात की। बड़ी बात है। और कांग्रेस ये लाइन से चलेगी तो मुझे लगता है अच्छा हुआ। ये 5 साल अगर बीजेपी रह जाए तो फिर 50 साल तक फिरका परस्त ताकते आगे मुंह नहीं उठाएंगी। भारत का अपना भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हाँ, जिन्होंने जो आदर्श निर्माण किए, जयप्रकाश नारायण हो, भगवान गौतम बुद्ध हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, यह आदर्शों पे देश चलेगा ऐसा मुझे लगता है। और यह कम पड़े हुए लोगों के भरोसे जो अपनी हानि हुई वो हानि निकल जाएगी ऐसा मुझे लगता है बाबा, क्योंकि इतने कमजोर और इतने दिशाहीन संकेत देने के बाद भी अगर ये चुन के आए हैं तो इसका मतलब अभी भी धार्मिक भावनाओं की कदर देश में की जाती है। आज मोदी साहब ने पीएमओ के स्टाफ को जब बाद उनसे मुलाकात करके बाद भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा जहां हमने 10 साल में जो सोच थे उस सोच से हमें बहुत दूर तक जाना है, उससे भी ज्यादा दूर जाना है। जिस 10 साल में जो हमने काम किया आने वाले काल में उससे भी ज्यादा हमको काम करना है। और इस जहां भारत पहुंचाने या दुनिया में कोई पहुंचाने वहां भारत को पहुंचाना है, यह मेरा सपना है ना। हाउ डू यू सी दैट तिवारी साहब? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल रहे, विजन है, दूर के सोच, दूरदृष्टि, कैसे देखते हो आप तिवारी साहब इसको? अरे ये बहुत पाखंडी आदमी है। हाँ, इनको क्या की सोच है? पीने के पानी की बात करते थे, इतने गांव में पानी दे दिया। हाँ, अभी मालूम नहीं ना जो घर बनाए बोले 4 करोड़। हाँ, मालूम नहीं उनको कि 3 करोड़ घर बने ही नहीं। हाँ, लोगों को रेती और वो बजरी भी मिलती नहीं है, तो ये क्या मालूम है? हाँ, ये आदमी जमीन पर है ही नहीं। जन धन योजना के इतने लाभार्थी, ये लाभार्थी, वो लाभार्थी। अरे भाई, आपने मुद्रा योजना के इतने लाभार्थी, अगर इतने सारे लाभार्थी होते, करीबन 80 करोड़ लाभार्थी बता दिए इन्होंने, तो इनको अल्पमत में लोग डाल देते। अरे ये अल्पमत की सरकार है, तुमको ये तो समझना चाहिए। इनको 240 सीट मिली है, ये 400 सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 330 सीट से ये घट के आए, लेकिन इन्होंने गलत हथकंडे अपना कर करीबन 100 सीटें जीती है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं, ये प्रोपोगंडा करते हैं। तो भी दीदी ने कैसा मैनेज किया मुझे मालूम नहीं। और अखिलेश ने देखो, ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ यूनिटी उसने बहुत एक्सीलेंट मेंटेन की। उसने कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी जमकर उसने साथ दिया। हाँ, कांग्रेस अगर कुछ उम्मीदवार वो चूक गए थे, अगर कांग्रेस वहां पर वाराणसी में अच्छा कार्य दे देती, या अखिलेश खुद लखनऊ में लड़ जाते, तो वहां के दोनों ये जो साल्ट वार्ड है वो चुनाव हार जाते और उसके बाद पूरा देश आजाद हो जाता, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये तो समाजवादी पार्टी वाले अभी भी कहते हैं कि अगर ये कांग्रेस की जो सीट है बनारस की, अजय राय साहब की जगह पे अगर कोई और वहाँ पे खड़े हो जाते तो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी, ये कहा जा रहा। भूमियार बोल रहे थे जी। और अरे जी, मैं राजू जी आपको बताऊं, अजय राय की एक बात है कि पहले 3 राउंड में मोदी जी हर राउंड में पिछड़ रहे थे। उसके बाद अजय राय को लेके बैठने के बाद
राउंड में पिछड़ना बंद हो गया। हाँ, अजय राय को मोदी जी ने जब फॉर्म भरा था उस फॉर्म में उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था हर चीज, जैसे औरत का मालूम नहीं, हाँ, जैसे कई चीजें उन्होंने ब्लैंक छोड़, और जबकि भारत के अंदर करीबन 100 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए कि आपने ब्लैंक छोड़ा इसलिए, जिसमें वाराणसी के भी आते हैं। तो मोदी जी का फॉर्म क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ, यह ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हमने बार बार कांग्रेस के उम्मीदवार को कहा, उन्होंने फॉर्म में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके बाद वो चुनाव में कभी सीरियस नजर नहीं आए जब तक डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ नहीं। और मैं बता रहा हूं कि अगर ये लोग सीरियसली लड़ लेते तो राजनाथ सिंह और हमारे प्रभु जी हार जाते, हाँ, जैसे अवध में हारे लालू सिंह जी। You know, Tiwari Sahab, Rahul Gandhi says that the mandate is against Modi. The nation is against Modi. 60% of the people of the country electorate has voted against Modi. BJP and Prime Minister Modi has lost 63 seats, जिसमें बहुत बड़े मिनिस्टर्स मोदी जी के स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, अजय मिश्रा, राजीव चंद्रशेखर बोले मैंडेट आपके खिलाफ है, मैंडेट मोदी जी के खिलाफ है, राहुल गांधी जी का कहना है। Now 60% has voted against Prime Minister Modi. नहीं, वो बोलते कि 1% हमारा वोट कम हुआ। 1% वोट कहाँ कम हुआ? आपको जो वोट मिले हैं साउथ से आए हुए उसको अलग रखो, तो आपका जो काऊ बेल्ट है उस काऊ बेल्ट में आपको 15 से 20% वोट कम आ गए हैं। अब कोई सीट पर आप आएंगे नहीं। वो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे बिहार में नीतीश जी को वोट मिले हैं, हाँ, उनके उम्मीदवारों को वोट मिले हैं। और जैसे लल्लन सिंह जी है, हाँ, लल्लन सिंह जी के खिलाफ तेजस्वी प्रचार करने को नहीं जा रहे थे, तो बहुत जगह पैसे दिया था ना चाचा को भतीजे ने, तो वो छोड़ की बहुत हानि हुई है। बीजेपी से परंपरागत उनका मतदान करने वाला बनिया ब्राह्मण वो भी नाराज हो गया है, फिर भी ये समझते नहीं। सर अभी ये ठाकुर राजपूतों ने बहिष्कार किया है बीजेपी का सर इस बार। नहीं, इंडिविजुअल उम्मीदवारों को तो वोट डाला, जैसे राजनाथ सिंह थे जी, और अब आरके सिंह तो हार गए ना। आरके सिंह का हारना मुझे गवारा नहीं था, अच्छे आदमी थे। लेकिन बात है आपके कि बड़े अच्छे मित्र कृपा शंकर सिंह भी हार गए। नहीं, जौनपुर, अरे जौनपुर में तो हमारी बहन पे भी बहुत दबाव डालकर एक सिंह को विड्रॉ कर लिया गया था। वो भी साथ में प्रचार कर रहे थे जी। लेकिन कृपा शंकर जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, ये तो बोलना पड़ेगा ना जी, लड़ा। क्योंकि इधर वो महाराष्ट्र में चाटुकारिता के लिए फेमस थे, अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन वहां पर चला नहीं उनका जादू। लेकिन पैसा तो उन्होंने बहुत फेंका। उन्होंने पार्षद के उम्मीदवार, नगर पार्षद के उम्मीदवार तरीके वोट खरीदने का भी ट्राई किया, लेकिन कृपा शंकर जी की भी उल्टी गिनती हो जाती, वो भी जेल में होते, लेकिन बच गए वो बच गए वहाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी के 15 साल के पाप अब गिन लो आप, अगर बीच में वो छोड़ते हैं और नितिन गडकरी जी के पास सत्ता आ जाती है तो भी ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इतनी पूरा देश ही बेच दिया, सारे पोर्ट बेच दिए। अभी आप कोयला लाओ तो आपका शिप किसी पोर्ट पर खड़ा नहीं होता। महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट के अंदर अडानी का बंदा बैठता है, पूरे कोल फायर पावर स्टेशन पर अडानी का कोयला जो इतने महंगे में लिया जा रहा है, आप समझते क्यों नहीं? अरे ये आदमी ने कृषि क्षेत्र में पूरी चैन ले लिया अपने पास, पोस्ट हार्वेस्टिंग,
हाँ ये तो बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं ये लोग। हाँ ये जो अडानी और अंबानी के is now only with one business house. No other business house is allowed to import coal. And you have to use 20% of that imported coal whether you want to or not. That is a directive to every power station. देखिए, अडानी का आदमी जी महाराष्ट्र के कैबिनेट में आके बोलता है और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाता है, और कोई भी पावर सेक्टर का आदमी उसके खिलाफ बात नहीं करता है। एक बार चंद्रशेखर बावनकुळे ने अडानी जी के टेंडर को रोकने का प्रयत्न किया था तो उनको विधानसभा की सीट नकार दी थी। मैं बता रहा हूं, देश को आक्रांताओं से बचाने के लिए अब बड़ा विपक्ष है। 240 लोग आए हैं, 240 लोग पूछेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे मिले। अब तो उल्टी गिनती चालू हुई है। पहले दिन ही पहले क्या नीतीश शाह इलेक्ट्रल बॉन्ड में अपना नीतीश कुमार इलेक्ट्रल बॉन्ड में बचाएंगे क्या? टीडीपी इलेक्ट्रल बॉन्ड में बचाएंगी क्या? ईडी सीपीआई की जांचतियां के खिलाफ ये लोग बीजेपी को बचाएंगे? अरे इनको तो भागते भागते, और इतने बलवान विरोधी पक्ष के लोग आए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो अभी तो मोदी जी की सही गिनती चालू हुई है। अब इनको एक एक चीज बताना पड़ेगा। अडानी का जो इतना एम्पायर खड़ा हुआ है भारत में, वो एम्पायर इनको लेके डूबेगा। अभी तो विपक्ष खुल के बोलेगा, केवल अभी तक राहुल बोलते थे हाँ कि सारे संसाधनों पर दो आदमी का 22 बोलते थे। वो 22 कहाँ से लाए थे मालूम नहीं, मुझे तो 2-3 ही दिखते हैं। हाँ तो ये सब चीजों का जवाब मोदी को देना पड़ेगा, और टाल तो सकते नहीं। वो संसद में उनको हर चीज के लिए जेपीसी को रखना ही पड़ेगा, और 5 साल तक ये सरकार अपनी जाजतियां कर नहीं सकेगी। अभी जन आंदोलन हो जाता, अगर 400 सीटें आ जाती तो जी अभी जन आंदोलन हो जाता। आपने कहा था, इनफैक्ट आपने इसी शो के दौरान आपने ये कहा था, अगर बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आ गईं तो पूरे देश में उग्र जन आंदोलन होगा, ऐसा आपने कहा था। नहीं, अभी क्या है, 1000 वोट के डिफरेंस पे, 1000 वोट के डिफरेंस पे ही 100 सीटों का फैसला हो गया ना जी। और इतना महाराष्ट्र में तो इतनी कांटे की टक्कर हुई कि हमने 48 वोट से एक सीट हार गए जी। और उम्मीदवार को मालूम ही नहीं। हमारा उम्मीदवार कागज देखते रह गया और इलेक्शन कमीशन पे रिजल्ट आ गया। अरे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया सर रविंद्र भाई। अरे सर्टिफिकेट तो भैया वो सुबह से लेके बैठा था। Right, sir. Great pleasure talking to you. I hope to God that they wake up to the plight of rural India. I hope to God all these politicians wake up to the fact that the crisis, agrarian crisis, is going to explode and nobody will be able to control it. I hope to God they wake up to that fact. Thank you very much, sir. Thank you so much, Kishore Tiwari sir. Namaskar. Well, Kishore Tiwari sahab, he is happy but not too happy. He says 15 सीट और आ जाते तो the entire He is, parliament would have changed. shall we say, he is not unhappy, Yes. but he is not very happy either. So, well, that's it. But there is a message across to people that listen, we are not going to give you a full mandate because we are not happy with the way you worked. Now you either start working for us, या तो आप सब लोगों के लिए काम करना शुरू कीजिए, वरना अगली बार आपको ये भी नहीं मिलेगा। ये मैसेज गया है लोगों से, सीधी सादी बात है। वरना 350 सीट कहीं नहीं गई थी सर। Exactly. और अगर आप एनालिसिस करें तो ग्रामीण भारत ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, शहरों में बीजेपी जीती है, ग्रामीण इलाकों में गांव के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। तो आई थिंक द बीजेपी शुड डू सम वेरी सीरियस
इंट्रोस्पेक्शन। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। एंड एज फार एज दी कैबिनेट लिस्ट इज कंसर्न, दैट्स आउट। एवरीबडी इज एग्जैक्टली वेयर दे वर अर्लियर, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 चेंजेस। लेकिन बाकी सब जितने बड़े बड़े मंत्री थे उनके पास वही पोर्टफोलियो, वही डिपार्टमेंट है, सो इट्स मोर ऑफ द सेम। आई होप they all of them start working for the I think people. Tiwari ji put it in a very nice way. बोलो टोल टैक्स वाले को टोल टैक्स मिल गया, ईडी वाले को ED मिल गया, ईडी मिल गया, CBI वाले को CBI मिल गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेल दैट्स इट। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। अच्छा वो सब्सक्राइब कीजिएगा साहब चैनल को, वो जो आपको दिख रहा है ना सब्सक्राइब, हाँ वो घंटी बज गई है, प्रदीप जी की घंटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो दैट्स इट। आप सब लोगों को जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव।